हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 9 की हिंदी जिसके बुक क्षितिज से अध्याय 2 ल्हासा की ओर को समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे इस अध्याय के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। तो इस पाठ के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। और ल्हासा की ओर जो है वो एक यात्रा वृत्तांत है, मीन्स कि इसमें यात्रा का वर्णन किया गया है ल्हासा की ओर अध्याय में, जिसमें लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। इस अध्याय में ल्हासा की ओर में लेखक ने अपने तिब्बत यात्रा का जो पहली तिब्बत यात्रा थी उसको वर्णन किया है, वो भी बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, लेखक ने जो ये यात्रा है वो सन 1929 से 30 में के बीच में करी थी, जो कि नेपाल के रास्ते की थी, क्योंकि भारत जो था उस समय अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस टाइम भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम में था, इसलिए तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी इंडियंस को। तो इसलिए वो उन्होंने नेपाल के रास्ते में ल्हासा की ओर यात्रा किया था। और आगे इसलिए जो लेखक थे वो उन्होंने जब यात्रा किया था तो उन्होंने वेश को बदल कर यात्रा किया था, मीन्स कि वो ना अलग ही अपना रूप बदल दिया था उन्होंने, और वो असली रूप में न जाकर उन्होंने भिखारी के वेश में तिब्बत यात्रा किया था, ताकि उन्हें भिखारी को समझेगा तो कोई टोकेगा नहीं, है ना। तो इसलिए उन्होंने अपना वेश बदल लिया और भिखारी के वेश में तिब्बत यात्रा किया था। और लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब फट्टी-कलपोड़ का रास्ता नहीं बना था। उस टाइम क्या था, जो फट्टी-कलपोड़ का रास्ता था वो भी नहीं बना था, और जो लेखक हैं उन्होंने भिखारी के वेश में अपना वेश बदलकर यात्रा किया था। और उस समय में जो नेपाल था और नेपाल से तिब्बत जाने का वो एक ही रास्ता था जो फट्टी-कलपोड़ का था, और वो भी अच्छे से नहीं बना था। और ये जो रास्ता था मुख्यतः जो था, ये जो रास्ता था वो व्यापार और सैनिक रास्ता था, व्यापारिक और सैनिक रास्ता था। व्यापार को करने के लिए और सैनिकों के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता था वो वाला रास्ता, ओके। और जिससे होकर व्यापारी और सैनिक आते थे। ऑब्वियसली व्यापारिक और सैनिक रास्ता है तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा व्यापारी और सैनिक आते जाते थे, ठीक है। परंतु इस रास्ते से नेपाल व भारत के लोग भी आते जाते थे। अब भाई वही रास्ता है, मेन रास्ता, मुख्य रास्ता उसी को माना जाता है यहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे भारत और नेपाल के जो लोग थे वो भी आते जाते थे, इसी रास्ते थे, व्यापारी और जो सैनिक थे वो भी। तो इसीलिए लेखक ने इसे उस समय का मुख्य रास्ता बताया है, ओके। और आगे देखते हैं हम। लेखक कहते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजियों की चौकियों व किले बने हुए थे, क्योंकि वो पूरा रास्ता फौजियों का, व्यापारियों का था, यूज़ किया जाता, इसलिए उन्हें वहाँ पे क्या था कि जो चीनी फौजी थे उनके जगह जगह पर चौकियों और किले बने हुए थे, ठीक है, जिनमें कभी चीनी सैनिक रहा करते थे। क्योंकि नेपाल और चीन का अगर देखा जाए तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, दोनों की सीमाएं भी लगती हैं आपस में, इसीलिए तो उस समय क्या था, नेपाल में उस समय चीनी सैनिक भी कभी रहा करते थे नेपाल में, ठीक है। लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और वीरान भी हैं। जो किले अब हैं वो बिल्कुल ही उस समय उनकी यात्रा के समय में टूट चुके थे और वो बिल्कुल वीरान, यानी कि वो खाली हो चुके थे, ओके। और आगे हम आ जाते हैं। लेकिन जो उनके किले थे उनके कुछ हिस्सों में वहाँ के किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, क्योंकि वहाँ पे अब कोई नहीं रहता था, वो वीरान थे, तो इसलिए किसानों ने अपना वहाँ पे बसेरा बना लिया, है ना। और इसलिए उन किलों के कुछ हिस्से आबाद थे, कुछ तो वीरान हो गए थे, और क्योंकि कुछ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था इसलिए कुछ हिस्से वहाँ के अभी भी आबाद थे, ठीक है। ऐसे ही एक परित्यक्त चीनी किले में लेखक और उनके जो मित्र थे उन्होंने वो चाय पीने के लिए वहाँ पे रुके थे। परित्यक्त मतलब कि जाना पहचाना जो एक किला था, वहाँ पे उस लेखक और उनके मित्र जो थे वो चाय पीने के लिए रुके थे, ओके। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा।
और इसके आगे क्या था, इसके बाद आगे क्या हुआ, तब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति, ऊंचा नीचा, छुआछूत का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। और ना ही वहाँ की जो औरतें थीं वो पर्दा भी नहीं करती थी, घूंघट भी नहीं लेती थी। उस समय इतना अच्छा था कि लोग जाति पाति, ऊंच नीच और छुआछूत में भी भेदभाव नहीं करते थे, और ना ही महिलाएं जो थी वो पर्दा करती थी उस समय। ठीक है, कहाँ, तिब्बत में। ठीक है, हाँ, चोरी के डर से निम्न स्तर के भिखारियों को घरों में घुसने नहीं दिया जाता था। ये ज़रूर होता था कि चोरी होती थी वहाँ पे, इसलिए जो भिखारी होते थे उनको घरों में घुसने नहीं दिया जाता था। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे लेखक हैं वो भी इस समय भिखारी के बेस में ही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो उस किले से चाय पीने के बाद जब वो आगे चलने लगे तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने उनसे 2 चींटे, प्रवेश पत्र, परमिशन लेटर, जो 2 चींटे थी, प्रवेश पत्र, परमिशन लेटर, राहदारी मांगी। मतलब कि वहाँ पे ना एक गांव का पुल था, उस पुल को पार करने के लिए वो 2 परमिशन लेटर मांगा था। ठीक है, किस लिए, गांव के पुल को पार करने के लिए एक व्यक्ति ने उनसे 2 चींटे मांगे थे, परमिशन लेटर। ओके, और पुल पार करने के बाद वो थोड़ला के पहले पड़ने वाले आखिरी गांव में पहुंच गए। जब उन्होंने वो पुल पार कर लिया तो उसके बाद वो पुल पार करने के बाद कहाँ पहुँचे, थोड़ला के पहले गांव में पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो लेखक थे उनके जो सुमित, जो राहुल के बौद्धिक भिक्षु दोस्त, मतलब जो राहुल थे उनके वो बौद्धिक भिक्षु दोस्त थे, कौन, सुमित। ओके, की पहचान होने के कारण भिखारी के वेश में होने के बाद भी उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई। तो जो लेखक थे उनके वो मित्र थे सुमित। तो सुमित की पहचान होने के कारण जो हमारे लेखक है वो, क्योंकि वो भिखारी के वेश में थे, फिर उसके बावजूद उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई क्योंकि उनकी सुमित की पहचान हो गई, जो कि सुमित उनके मित्र थे। ठीक है, फिर लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौट रहे थे तब उन्हें रहने के लिए कोई ख़ास अच्छी जगह नहीं मिली, उन्हें एक झोपड़ी में ठहरना पड़ा। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि जो सुमित थे, राहुल के बौद्ध भिक्षु दोस्त, उनकी पहचान हो गई थी, इस वजह से वो भिखारी के भेष में थे तब भी उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। पर जब वो 5 साल बाद गए, जब वो अच्छे वेशभूषा में थे, तब भी उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली, उनको झोपड़ी में रहना पड़ा था। ठीक है, फिर जबकि वो उस समय, जैसा कि मैंने बताया कि जब वो 5 साल बाद गए तब वो भिखारी के वेश में नहीं थे, तब भी उनको अच्छी जगह रहने के लिए नहीं मिली। ओके, और जबकि 5 साल पहले क्या था कि वो भिखारी के वेश में थे तब भी उन्हें अच्छा जगह मिला था रहने के लिए, क्योंकि उनके मित्र की पहचान हो गई थी सुमित की। ओके, फिर आगे देखते हैं। लेखक की यात्रा का अगला लक्ष्य डांडा, थोड़ला पार करना था। जो डांडा एक जगह थी उसको पार करना उनका अगला लक्ष्य था, जो कि सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। क्योंकि जो डांडे थी वो तिब्बत की सबसे खतरे भरी जगह था, वहाँ पे बहुत खतरा था। 1600 से 1700 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर था, इसलिए दोनों ओर क्या था, गांव, एक भी गांव नहीं दिख रहे थे, एक भी घर नहीं दिख रहा था, गांव का नामो निशान ही नहीं था। और वो डाकू, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर था तो इसलिए वहाँ पे डाकू के छुपने की बहुत अच्छी जगह थी वो, और सुरक्षित जगह भी थी। अब क्योंकि हमारे जो लेखक हैं वो तो भिखारी के भेष में थे तो उनको तो कोई डर नहीं था, तो इसलिए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, और सरकार भी इसकी तरफ लापरवाही दिखाती थी, इसीलिए यहाँ अक्सर लूटपाट और वह हत्याएँ हो जाती थी। क्योंकि यहाँ पे समझिए, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर था और आसपास घर भी बहुत कम थे और डाकू, तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे डाकू छुपने की अच्छी जगह मिल जाती थी डाकुओं को, और इसकी वजह से क्या होता है, सरकार भी वहाँ पे लापरवाही दिखा देती थी, बहुत ऊंचाई पर थी, है ना। तो इस वजह से क्या होता था, वहाँ पे लूटपाट और हत्याएँ बहुत ज़्यादा होती थी। ओके, और फिर क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, जो भिखारी थे, जो हमारे लेखक हैं वो तो भिखारी के वेश में थे, है ना, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी, परंतु मन में डर तो लग रहा था। डर तो लगता ही है ना, चोरी चमारी नहीं होएगी पर अपनी जान का खतरा तो होता है ना, तो इसलिए उनको डर तो फिर भी लग रहा था। यहाँ हथियार का कानून भी नहीं लागू था, यहाँ पे कोई हथियार आप रख रहे हैं उसका परमिशन लेटर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे क्या था कि हथियार का कानून भी लागू
नहीं हुआ था। इसलिए जो लोग थे ना, वो अपनी हर लोग जो था वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख लेता था, क्योंकि वहाँ पे हथियार का कानून ही नहीं था, है ना। तो इसीलिए सबके पास वहाँ पे बंदूक ही मिलता था अपने सुरक्षा के लिए। ओके, आगे आ जाते हैं। तो आगे हम देखें तो उसके बाद क्या होता है कि लेकिन थोरला पहाड़ की उस दुर्गम चढ़ाई में जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर था, तो उस पर चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। और उनका अगला पड़ाव लडकोर था। अभी क्या था, थोरला पहाड़ थी, और अब अगला पड़ाव क्या था उनका, लडकोर था। ठीक है, जो वहाँ से करीबन 16 से 17 मील की दूरी पर था। जो थोरला से 16 से 17 मील की दूरी पर था लडकोर, जो उनका अगला पड़ाव था। ठीक है, इसलिए दूसरे दिन उन्होंने, जो लेखक और जो उनके दोस्त सुमित थे, ठीक है, उन्होंने डाडे की चढ़ाई घोड़े से की। उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो लडकोर था वो 16-17 मील आगे बहुत दूर था, इसलिए दूसरे दिन उन्होंने क्या करा कि जो डाडे की चढ़ाई बची थी वो घोड़े से करी थी। किसने, लेखक ने और जो उनके दोस्त सुमित थे उन्होंने। ओके, फिर आगे पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्षिण पूर्व ओर बिना बर्फ़ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि जो दक्षिण और पूर्व का जो एरिया था, वहाँ पे ना बर्फ़ ना हरियाली, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे थे, है ना। और फिर आगे क्या हुआ, और उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ़ दिख रही थी। उत्तर की ओर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ कुछ दिख रही थी पहाड़ों पर। वहाँ स्थानीय देवता का मंदिर भी था। उत्तर में क्या था कि वहाँ के जो स्थानीय देवता थे उनका मंदिर भी था। और पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा थोड़ा धीरे चलने लगा, जिससे उनके साथी आगे निकल गए। अब क्या हुआ कि दो लेखक और उनके दोस्त दोनों घोड़े से चढ़ाई कर रहे थे, तो फिर जो लेखक है उनका घोड़ा भी तो धीरे धीरे चलने लगा, तो उसकी वजह से जो उनके साथी थे वो आगे निकल गए, है ना। फिर आगे निकल गए तो उसके बाद क्या हुआ कि जो लेखक थे वो रास्ता भटक गए और वो बाएं रास्ते की ओर निकल गए, यानी कि वो गलत रास्ते पर निकल गए। तो 1.5 मील जब वो आगे चल दिए, तब बाद में लोगों से पूछकर वापस सही रास्ते पे आए। मतलब 1.5 मील वो आधा गलत रास्ते पे चले गए, फिर उसके बाद जब लोगों से पूछा तो फिर वो वापस सही रास्ते पे आए। ठीक है, लडकोर का जो रास्ता था, ठीक है, क्योंकि वो बाएं ओर चले गए थे, उनको दाहिने की ओर जाना था, तो इसलिए फिर वो थोड़ी देर बाद लोगों से पूछ के वापस सही रास्ते पर आ गए। लेकिन वो रास्ते पे आ तो गए, मगर काफ़ी देर हो गई थी। 1.5 मील बहुत होता है। फिर वो वापस तो आए, पर बहुत देर हो चुकी थी, जिससे उनके जो मित्र थे वो सुमित बहुत नाराज़ हो गए कि वो इतनी देर कहाँ रह गए थे, है ना। परंतु जल्दी ही उनका गुस्सा ठंडा भी हो गया। वे लडकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। फिर वो लडकोर में ही बहुत अच्छी जगह पर ठहरे, और क्योंकि वो बहुत देर लगा दी थी वो गुस्सा हो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद उनका गुस्सा ठंडा भी हो गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो लडकोर में बहुत अच्छी जगह पे ठहरे। ओके, आगे आ जाते हैं। आगे उसके बाद क्या होता है कि जो तिडरी के मैदान होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा आगे तिडरी के मैदान होते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, जो कि पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ एक टापू था। पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था, जिसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिडरी समाधि गिरी था। इसको याद रखिएगा, तिडरी समाधि गिरी, जो कि एक टापू के सामने छोटी सी पहाड़ी थी। और आसपास के गांव में सुमित के बहुत परिचित थे। जैसा कि मैंने बताया, सुमित के परिचित थे वहाँ पे, और आसपास के गांव में बहुत सारे सुमित के परिचित थे, इसीलिए वो उनसे मिलना चाहते थे। जो लेखक थे वो सुमित के जितने भी परिचित थे उनसे मिलना चाहते थे। और उन्हें बोध गया, जो हमारे लेखक है वो बोध गया से कपड़े लाए थे, जिनको वो सुमित के परिचितों को देना चाहते थे। तो इसके लिए, परंतु जो लेखक हैं, लेखक ने उन्होंने मना कर दिया। परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर उन्हें पैसे देने का वादा किया। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो उनके फ्रेंड हैं, लेखक के दोस्त, उनको उनके परिचित रहते थे बहुत, और वो गया से कपड़े लेकर आए थे तो वो देना चाहते थे। पर जो लेखक है उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि जब वो लहासा पहुंच जाएंगे तब वो उन्हें पैसे दे देंगे। उन्हें पैसे देने का वादा कर दिया। इस बात पर जो सुमित थे वो मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो रुकते तो उनको और टाइम लगता और समय उनका बर्बाद होता। इस वजह से तो उन्होंने वादा कर दिया कि आप लहासा पहुँचेंगे तब मैं आपको पैसे दे दूँगा। तो जो सुमित थे वो मान गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने।
फिर उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह चलना शुरू नहीं किया, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ा था। ठीक है, कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। कूली न मिलने पर वे अपना सामान पीठ पर लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे, क्योंकि कूली भी नहीं मिल रहा था उनको रास्ते में, तो इसलिए उनको अपना सामान पीठ पर लादना पड़ा और आगे आगे डंडे के सहारे चलना पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, सुमित यहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे। पहले तो सुमित वो कपड़े देना चाहते थे, फिर लेखक ने मना कर दिया। फिर यहाँ पे सुमित यजमानों से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर टोकर विहार की ओर चलने को कहा। इसलिए उन्होंने बहाना बना दिया और कहा चलो टोकर विहार की ओर चलते हैं। फिर क्या हुआ कि तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जगीरदारों के हाथ में बटी हुई थी, क्योंकि जो तिब्बत की ज़मीन थी वो जो जमींदार होते हैं उनके हाथ में बटी हुई थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों को भी जाता था। ये जो जागीर थे उनके जो बड़ा हिस्सा था वो बौद्ध मठों को भी जाता था। और अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मज़दूर उन्हें बेकार में मिल जाते थे। क्या था कि किसी के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन थी तो कुछ खेती वो खुद भी करते थे और कुछ किसानों से भी करवाते थे, तो इसलिए उनको मज़दूर भी थे जो बेकार में मिल जाते थे। बौद्ध भिक्षु भी खेती की निगरानी करते थे। जो वहाँ के बौद्ध भिक्षु रहते थे वो भी उनके खेतों की निगरानी कर देते थे। और फिर लेखक जो है वो शेखर की खेती के मुखिया नमसे मीन्स बौद्ध भिक्षु से मिले। तो इस वक्त क्या हुआ, जो सुमित थे वो उनसे मिलना चाहते थे, तो इस वजह से क्या हुआ, जो लेखक थे उनको भी उनके जो नमसे हैं उनसे मिलने का मौका मिला। उनके मठ में एक अच्छा मंदिर भी था वहाँ पे, क्योंकि मठ थे तो वहाँ पे एक अच्छा मंदिर भी था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी गई थी। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कितनी पोथियाँ थी। 103 पोथियाँ जो कि हस्तलिखित मीन्स हाथों से लिखी हुई पोथियाँ रखी गई थी। ठीक है, लेखक इन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गए। पहले तो उनको पता नहीं था, फिर जब वो गए तो वो वहाँ पे इन हस्तलिखित पोथियों को पढ़ने में ही व्यस्त हो गए। ठीक है, और इसी दौरान सुमित ने आसपास के अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, क्योंकि सुमित तो पहले से ही चाहते थे कि वो अपने यजमानों से मिले। इस वजह से क्या हुआ कि लेखक तो पढ़ने में व्यस्त हो गए, तो इस वजह से जो सुमित थे उनको भी उनके यजमानों से मिलने का मौका मिल गया, जिसे लेखक ने खुशी खुशी मान लिया। क्योंकि उस टाइम वो पढ़ने में बिजी थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी मान लिया। और जब तक सुमित क्या थे वो अपने यजमानों से मिलकर भी आ गए। फिर उसके आगे क्या हुआ कि दोपहर तक अपने यजमानों से मिलकर सुमित भी वापस आ गए। जब तक वो पोथियाँ पढ़ रहे थे, जब तक जो सुमित थे वो भी अपने यजमानों तक मिलकर वापस आ गए। चूँकि तिडरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि तिडरी और वहाँ का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्हें अपना सामान पीठ पर उठाया। इसलिए ज़्यादा दूर रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें अपना सामान जो है वो पीठ पर ही उठा लिया और नमसे से विदा लेकर आगे चल दिए। क्योंकि नमसा और जो तिडरी था उसका डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और आगे की ओर चल दिए। तो यहाँ पे हमारा जो अध्याय है ल्हासा की ओर वो ख़त्म हो जाता है। इस अध्याय में हमने ल्हासा की ओर समरी को, सारांश को डिस्कस किया। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में समझाया। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।